स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आई होप आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में पायोनियर कम्युनिटी अग्रणी समुदाय जो है उनकी मुख्य विशेषता क्या होती है? क्या होती है उनकी मुख्य विशेषता? वो विशेषता होती है कि कठोर परिस्थिति में सहन करने की क्षमता। उनमें कठोर परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो पायोनियर कम्युनिटी होती है, अग्रणी समुदाय होती है, वो उन जीवों का समुदाय उन जीवों का समूह होता है जो किसी नए या पूरी तरह से बंजर क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। कैसे? नग्न चट्टानें या ज्वालामुखी लावा पर आक्रमण करते हैं। चूँकि उस समय वहाँ मिट्टी, पोषक तत्व और पानी की भारी कमी होती है, इसलिए उन जीवों की मुख्य विशेषता होती है कि वे अत्यंत कठोर और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होते हैं। मान लीजिए चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन। कौन? चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन और मोसिस पायनियर प्रजातियों के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। वे चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। क्या करते हैं? वे चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या करते हैं? वे चट्टानों को तोड़कर मिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे भविष्य में अन्य प्रजातियों के आने का रास्ता साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, और दूसरा है लाइकेन्स सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही है? आपका दोनों ही सही है। लाइकेन्स आपके वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं और लाइकेन्स सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। लाइकेन्स को पर्यावरण, विशेष रूप से वायु प्रदूषण का एक बेहतरीन प्राकृतिक जैव सूचक माना जाता है। जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन्स जीवित नहीं रह पाते और गायब होने लगते हैं। और आपका कथन दो भी सही है। लाइकेन्स हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। चूँकि इनमें कोई सुरक्षात्मक बाहरी परत जैसे पौधों में क्यूटिकल होता है वैसा नहीं होती, इसलिए ये हवा में पोषक तत्व के साथ साथ प्रदूषकों को भी सीधे सोख लेते हैं। अम्लीय वर्षा और सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा इनके क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये कारण है कि औद्योगिक क्षेत्रों या भारी वाहनों वाले इलाकों में जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहाँ ये जीवित नहीं रह पाते। लाइकेन कोई एकल जीव नहीं है, बल्कि यह कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध का परिणाम है। क्या है? ये कवक और शैवाल के बीच एक सहजीवी संबंध का परिणाम है। ये कोई एकल जीव नहीं है। जहाँ कवक रहने का स्थान और पानी देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोटिक पोटेंशियल क्या दर्शाता है? क्या? बायोटिक पोटेंशियल तो वो दर्शाता है किसी प्रजाति की अधिकतम प्रजनन क्षमता है। क्या है? बायोटिक पोटेंशियल है कि किसी प्रजाति की अधिकतम प्रजनन क्षमता है। बायोटिक पोटेंशियल या जैविक क्षमता किसी भी जीव या प्रजाति की आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजनन करने की अधिकतम जन्मजात क्षमता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि जब पर्यावरण में भोजन और पानी की कोई कमी ना हो, कोई बीमारी ना हो और शिकारियों का कोई डर ना हो, यानी संसाधन असीमित हो। अलग अलग प्रजातियों का बायोटिक पोटेंशियल अलग अलग होता है। जैसे सूक्ष्म जीवों और मच्छरों का जो बायोटिक पोटेंशियल है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बहुत कम समय में हज़ारों की संख्या में संतान पैदा कर सकते हैं। क्या करते हैं? संतान पैदा कर सकते हैं। जबकि हाथियों या इंसानों का बायोटिक पोटेंशियल काफ़ी कम होता है। प्रकृति में कोई भी प्रजाति अपने पूर्ण बायोटिक पोटेंशियल तक आमतौर पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि व्यवहारिक रूप से भोजन की कमी, बीमारियां और शिकारी जीव उनकी जनसंख्या वृद्धि को रोकते हैं। रुकावटों को क्या कहता है? रुकावटों आपका पर्यावरणीय प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल नीचे की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी है? कौन सा? और इकोलॉजिकल नीचे की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो वो दी है आपके एल्टन ने। किसने? एल्टन ने। इस अवधारणा के इतिहास को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पारिस्थितिकी निकेत, इकोलॉजिकल नीचे शब्द और इस अवधारणा को सबसे पहले अमेरिकी जीव वैज्ञानिक किसने दिया था? जोसेफ ग्रिंडेल ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ ग्रिंडेल ने प्रस्तुत किया था, जिन्होंने इसे मुख्य रूप से किसी जीव के रहने के स्थानीय निवास स्थल के रूप में देखा था।
ग्रिनेल का नाम आप इसने ग्रिनेल अगर ऑप्शंस में होता तो आपका ग्रिनेल आता, लेकिन इन ऑप्शंस में आपका ग्रिनेल नाम नहीं है, तो सबसे पहला नाम होगा इसका एल्टन। क्यों? क्योंकि 1927 में इस अवधारणा को एक नया और आधुनिक आयाम दिया। किसने? एल्टन ने। तो सब अगर ऑप्शंस में आपका आएगा ग्रिनेल तो आप ग्रिनेल देंगे, अगर आपका एल्टन आएगा तो आप एल्टन ही देंगे, और अगर दोनों आएंगे ग्रिनेल भी और एल्टन भी तो आप क्या देंगे? आप ग्रिनेल नहीं देंगे, क्योंकि सबसे पहले जो दिया था वो आपके ग्रिनेल ने दिया था 1917 में, उसके बाद एल्टन ने दिया 1927 में। बल्कि एक उन्होंने बताया कि निकेत रहने की एक जगह नहीं है, नीचे एक रहने की जगह नहीं है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में उस जीव का कार्यात्मक स्थान और भूमिका भी है। यानी वह क्या खाता है, दूसरों के लिए कैसा भोजन बनता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो अगर ग्रिनेल नहीं है तो आपका एल्टन ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइटो रेमेडिएशन। हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स का उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? कौन से प्लांट्स का? हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स का, तो वो किया जाता है फाइटो रेमेडिएशन में। किसमें? फाइटो रेमेडिएशन में किया जाता है। हाइपर एक्यूमुलेटर जो प्लांट्स होते हैं वे अनोखे पौधे होते हैं जिनमें मिट्टी या पानी से भरी धातुओं और जहरीली तत्वों का बहुत अधिक मात्रा में सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। क्या होती है? ये मिट्टी या पानी से भरी धातुओं और जहरीले तत्वों को सोखने की बहुत अधिक क्षमता होती है बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। ये पौधे आर्सेनिक, एडमियम, निकेल, लेड और क्रोमियम जैसे खतरनाक तत्वों को अपनी जड़ों के जरिए खींचकर अपने तनों और पत्तियों में जमा कर लेते हैं, पर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। ये क्या है? फाइटो रेमेडिएशन उपयोग किया जाता है एक्यूमुलेटर प्लांट्स में। ये एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जिसमें पौधों और उनके साथ बड़े जुड़े सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दूषित मिट्टी, भूजल या हवा को साफ किया जाता है। हाइपर एक्यूमुलेटर पौधे इस प्रक्रिया के मुख्य स्तंभ हैं। इसके अंदर कौन कौन से तरीके काम करते हैं? फाइटो एक्सट्रैक्शन, पौधे दूषित पदार्थों को सोखकर अपने ऊपरी हिस्से में जमा कर लेते हैं, जिन्हें बाद में काटकर सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए एल्सियम पेट्रोलोनी। क्या? एल्सियम पेट्रोलोनी ये निकेल को सोखने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पौधा? क्या निकेल के सोखने के लिए प्रसिद्ध है ये पौधा। सरसों का पौधा और सूरजमुखी जो लेड और अन्य भारी धातुओं को हटाने में मदद करते हैं। कौन सा? सरसों का और सूरजमुखी का लेड और अन्य भारी धातुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैथीमेट्रिक जोन किससे संबंधित है? कौन सा? बैथीमेट्रिक जोन, तो ये संबंधित है आपका समुद्री गहराई क्षेत्र से। जो समुद्र का गहराई क्षेत्र होता है उससे संबंधित है ये बैथीमेट्रिक जोन। बैथीमेट्रिक जोन का संबंध समुद्री महासागरों की गहराई और उनके विभिन्न स्तरों के वर्गीकरण से है। जिस तरह स्थल मंडल पर ऊंचाई नापने के लिए टोपोग्राफी का उपयोग होता है। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, स्थल मंडल पर ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो टोपोग्राफी का। उसे समुद्र के भीतर गहरी और उसकी बनावट के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैथीमेट्री जोन कहा जाता है। बैथीमेट्री कहा जाता है। समुद्र में गहराई, सूर्य के प्रकाश की पहुंच और दबाव के आधार पर बैथीमेट्रिक जोन को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। आपका एपिपेलैजिक जोन। क्या? एपिपेलैजिक जोन जो सतह से 200 मीटर तक की गहराई जहाँ धूप पूरी तरह पहुँचती है और अधिकांश समुद्री जीवन यही पाया जाता है। बैथीमेट्री 3 परतों में काम करती है। पहला है एपिलिक जोन, दूसरा है मेसोपेलर्जिक जोन। क्या? मेसोपेलर्जिक जोन ये 200 से 1000 मीटर तक जहाँ प्रकाश बहुत उजला होता है, और फिर तीसरा है बैथीपेलर्जिक जोन। क्या? बैथीपेलर्जिक जोन ये है 1000 से 4000 मीटर की गहराई जहाँ पूरी तरह अंधेरा और अत्यधिक दबाव होता है। फिर चौथा आता है एबिस ओपोलैजिक जोन। एबिस ओपोलैजिक जोन 4000 से 6000 मीटर तक, जिसे गहरे समुद्र का मैदान भी कहते हैं। फिर पांचवा आपका आ गया हैंडल जोन। कौन सा? हैंडल जोन 6000 मीटर से भी अधिक गहरे क्षेत्र जैसे समुद्री खाइयाँ, उदा, मरियाना ट्रेंच, इनका अध्ययन करती है। ये कौन सा? आपका बैथीमेट्री इन सब का अध्ययन करती है। इन 5 परतों का वो अध्ययन
करती है समुद्र की गहराई क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन क्या है। क्या इकोलॉजिकल आइसोलेशन? तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन है अलग इकोलॉजिकल नीचे के कारण प्रजनन अवरोध। क्या? अलग इकोलॉजिकल नीचे के कारण प्रजनन अवरोध। पारिस्थितिकी अलगाव इकोलॉजिकल आइसोलेशन एक ऐसी स्थिति है। पारिस्थितिकी अलगाव एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली दो निकट से संबंधित प्रजातियां आपस में प्रजनन नहीं कर पाती। क्या है हो जाती है? एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली दो निकट से संबंधित प्रजातियां आपस में प्रजनन नहीं कर पाती क्योंकि वह उस क्षेत्र के अलग अलग आवासों या पारिस्थितिकी निकेत का काम उपयोग करती हैं। चूँकि वे अलग अलग वातावरण या प्राथमिकताओं के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पाती, इसलिए उनके बीच आनुवंशिक विनिमय रुक जाता है। जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है वो रुक जाता है। यह एक प्रकार का प्री जाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। क्या है? प्रजनन पूर्व अवरोध है जो नई प्रजातियों के विकसित होने में मदद करता है। मान लीजिए एक ही जंगल में मेंढक की दो प्रजातियां रहती हैं। कहते हैं मेंढक की दो प्रजातियां रहती हैं। एक प्रजाति केवल पानी के तालाबों में रहती है और वही अंडे देती है, और जो दूसरी प्रजाति है वो केवल पेड़ों की नमी वाली झाड़ियों या जमीन पर रहती है। चूँकि दोनों का पारिस्थितिक जो निवास स्थान है वो अलग अलग है, वे एक ही जंगल में होने के बावजूद कभी आपस में प्रजनन नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? वो आपस में प्रजनन नहीं कर पाएंगे, एक ही प्रकार की रहने वाली प्रजातियां, क्योंकि वे अलग अलग स्थान पर रहती हैं। इसे ही पारिस्थितिकी अलगाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन किससे संबंधित है? क्या थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन किससे संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है महासागरीय धाराएं से। किससे? महासागरीय धाराएं। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन गहरे समुद्र में चलने वाली वैश्विक धाराओं का एक विशाल तंत्र है जिसे अक्सर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी कहा जाता है। ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है आपका थर्मो और हेलाइन। थर्मो का आपका अर्थ है तापमान, थर्मो का अर्थ है तापमान, और हेलाइन का अर्थ है आपका लवणता या खारापन। यह कैसे काम करता है? महासागरों में पानी का यह चक्र शुद्ध रूप से पानी के घनत्व में अंतर के कारण चलता है। क्या करता है? महासागरों में पानी का यह चक्र शुद्ध रूप से पानी के घनत्व में अंतर के कारण चलता है जो तापमान और लवणता से तय होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे उत्तर अटलांटिका में जब समुद्र का पानी जमता है तो नमक पीछे छूट जाता है जिससे वहाँ का पानी अत्यधिक खारा और ठंडा हो जाता है। भारी होने के कारण यह पानी समुद्र की गहराई में नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी सामान्यतः लगभग कितनी मानी जाती है? क्या इकोलॉजिकल एफिशिएंसी वो मानी जाती है 10%। कितना? 10%। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी पारिस्थितिकी दबाव जिसे आमतौर पर 10% का नियम भी कहा जाता है, ये दर्शाती है कि एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ये मैंने आपको बताया था 1942 में एक प्रसिद्ध विज्ञानी थे रेमंड लिंडमैन, जिन्होंने यह नियम दिया था कि जब कोई जीव भोजन करता है तो प्राप्त ऊर्जा का लगभग 90% हिस्सा उसकी अपनी जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाता है या ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में नष्ट हो जाता है। केवल 10% ऊर्जा ही अगले उपभोक्ता जैसे घास से हिरण और हिरण से शेर को ट्रांसफ़र हो पाती है। मान लीजिए एक उत्पादक जैसे पौधे हो गया प्रकाश संश्लेषण द्वारा 10,000 जूल ऊर्जा बनाते हैं। जो खास श्रृंखला में इसका स्थानांतरण कुछ इस प्रकार होगा। प्राथमिक उपभोक्ता से मिला केवल 10%, फिर आपका द्वितीय उपभोक्ता को केवल उसका मिलेगा 10% और तृतीय उपभोक्ता को मिलेगा उसका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायो इंडिकेटर के रूप में फ्रॉग का महत्व क्यों है? किसमें? बायो इंडिकेटर में फ्रॉग का, मेंढक का महत्व क्यों है? क्योंकि यह पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? अगर पर्यावरण में कुछ परिवर्तन होते हैं तो यह अधिक संवेदनशील होते हैं। मेंढक और अन्य उभयचर पर्यावरण की सेहत बताने वाले बेहतरीन जैव सूचक माने जाते हैं, बायो इंडिकेटर्स माने जाते हैं। इसका मुख्य कारण है उनकी शारीरिक बनावट और जीवन चक्र जो उन्हें पर्यावरणीय प्रदूषण और बदलावों के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है। मान लीजिए यदि किसी क्षेत्र में अचानक मेंढकों की आबादी कम होने लगे या उनकी शारीरिक बनावट में विकृति दिखने लगे तो वैज्ञानिक समझते जाते हैं कि वहाँ का पर्यावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। कैसे? जैसा कि मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगी कि ऊपर दी गई तस्वीर में देख सकते हैं कि मेंढक की त्वचा बहुत पतली और नमी से युक्त होती है। वे अपनी त्वचा से पानी और हवा सोखते हैं। इस वजह से पानी या मिट्टी में मौजूद कोई भी रासायनिक प्रदूषक आसानी से उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
मेंढक अपना आधा जीवन पानी में बिताते हैं और आधा जीवन जमीन पर बिताते हैं, इसलिए वे जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा कहाँ हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है समुद्री पारितंत्र में। कहाँ पर? समुद्री पारितंत्र में। बायोमास का पारिस्थितिक पिरामिड किसी भी पारितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों में मौजूद जीवों के कुल सूखे वजन को दर्शाता है। जो स्थलीय पारितंत्र होते हैं जैसे घास भूमि में यह पिरामिड सीधा होता है, क्योंकि वहाँ पौधों या का कुल वजन उन्हें खाने वाले शाकाहारी और मांसाहारियों से बहुत अधिक होता है। क्या होता है उल्टा? समुद्र में मुख्य उत्पादक सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। इनका आकार बहुत छोटा या जीवन काल बहुत कम होता है, इसलिए किसी निश्चित समय पर अगर उनका कुल वजन मापा जाए तो वह बहुत कम निकलता है। समुद्र में भोक्ताओं मछलियों का कुल वजन उस समय मौजूद उत्पादकों जैसे फाइटोप्लैंक्टन के कुल वजन से बहुत ज़्यादा होता है, जो कि फाइटोप्लैंक्टन बहुत तेज़ी से प्रजनन करते हैं, इसलिए वे कम बायोमास होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मछलियों का पेट भरने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलिलोपैथी क्या है? एलिलोपैथी क्या है? ये है एक पौधे द्वारा दूसरे पौधे की वृद्धि को रोकना। क्या है? एक पौधे द्वारा दूसरी वृद्धि को रोकना। अब वो रुकती है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी एक ऐसी जैविक घटना होती है जिसमें एक पौधा अपने आसपास के वातावरण में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिकों रिसाव करता है, केमिकल कंपाउंड्स का रिसाव करता है, केमिकल्स छोड़ता है। इन रसायनों को एलिलोकेमिकल्स भी कहा जाता है। ये रसायन अपने आसपास में उगने वाले अन्य पौधों के बीजों के अंकुरण, उनकी वृद्धि, विकास या जीवित रहने की प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं या पूरी तरह से रोक देते हैं। जैसे इसके उदाहरण है ब्लैक वॉलनट। क्या? ब्लैक वॉलनट। इस पेड़ की जो जड़ें हैं, पत्तियां हैं और छालें हैं नामक जो छाल है जगलॉन। क्या नाम है? जगलॉन नामक एक शक्तिशाली रसायन छोड़ती है। इसके प्रभाव से इस पेड़ के ठीक नीचे के आसपास टमाटर, आलू और सेब जैसे कई अन्य पौधे जीवित नहीं रह पाते और सूख जाते हैं। एक आ गया चीड़। इनकी गिरी हुई पत्तियां मिट्टी को अत्यधिक अम्लीय बना देती हैं और कुछ ऐसे रसायन छोड़ती हैं जिससे अन्य पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मुख्यतः किससे संबंधित है? कौन सा ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक। तो वो आपके संबंधित है जनसंख्या वृद्धि पैटर्न। किससे? जनसंख्या वृद्धि पैटर्न। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक ऐसा सिद्धांत है जो यह समझाता है कि समय के साथ किसी देश या समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ वहाँ की जनसंख्या वृद्धि पैटर्न कैसे बदलता है। यह मॉडल दिखाता है कि कैसे कोई एक पिछड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक होती है से आगे बढ़कर एक आधुनिक औद्योगिक और शहरी अर्थव्यवस्था जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत कम हो जाती है में बदलता है। क्या है इसकी अवधारणा? इसकी अवधारणा मुख्य 4 या 5 चरणों में समझा सकती हैं। प्रथम अवस्था जहाँ चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक होती है और उनकी भरपाई के लिए जन्म दर भी बहुत उच्च बनी रहती है, इस वजह से जनसंख्या स्थिर रहती है। द्वितीय अवस्था स्वास्थ्य सेवाओं और भोजन की उपलब्धता में सुधार से मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है, लेकिन जन्म दर ऊंची ही रहती है। इस जन्म सबसे तीव्र जनसंख्या विस्फोट होता है। तृतीय अवस्था शिक्षा, शहरीकरण और जागरूकता बढ़ने से लोग छोटे परिवारों को प्राथमिकता देने लगते हैं, जिससे जन्म दर भी घटने लगती है। चौथी अवस्था इस विकसित अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों बहुत कम हो जाती हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि इस फिर से स्थिर या बहुत धीमी हो जाती है, जैसे वर्तमान में कई यूरोपीय देश और जापान। यह सिद्धांत किसी देश के अविकसित से विकसित बनने के सफर में उनकी आबादी में आने वाले बदलावों का पूरा नक्शा दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रायोकोनाइट होल्स कहाँ पाए जाते हैं? कौन से होल्स? क्रायोकोनाइट होल्स। तो वो पाए जाते हैं हिमनदों पर। कहाँ पर? ग्लेशियर्स में। ग्लेशियरों और बर्फ़ की चादरों की सतह पर बनने वाले छोटे छोटे पानी से भरे गड्ढे होते हैं। यह कैसे बनते हैं? यह बनते हैं हवा के जरिए उड़कर आने वाली धूल, काली कोयले के कण और सूक्ष्मजीव ग्लेशियर की बर्फ़ पर जमा हो जाते हैं, जिससे काले और गहरे रंग के मलबे को क्रायोकोनाइट कहा जाता है। साफ सफ़ेद बर्फ़ सूरज की रोशनी को वापस परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे लेकिन ये गहरे रंग का क्रायोकोनाइट मलबा सूरज की गर्मी को सोख लेता है।
ये गड्ढे ग्लेशियरों पर सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का काम करते हैं, माइक्रो इकोसिस्टम्स का काम करते हैं। अत्यधिक ठंड के बावजूद इन गड्ढों के पानी में बैक्टीरिया, शैवाल और रोटिफर्स जैसे सूक्ष्मजीव फलते फूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करती है? तो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आप निर्भर करती है जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन पर। किस पर? जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन पर। पारिस्थितिकी स्थिरता किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की वह क्षमता है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की भारी गड़बड़ी या तनाव, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, आग हो गया या मानवीय हस्तक्षेप हो गया, के बावजूद खुद को संतुलित बनाए रखता है और अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आता है। उच्च विविधता वाले तंत्र बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। विविधता ही स्थिरता की जननी है। स्थिरता की जननी है। क्या है? विविधता ही स्थिरता की जननी है। यदि वायुतंत्र का आंतरिक संतुलन ठीक रहेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र लंबे समय तक बिना किसी बाधा के चलता रहेगा। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए सॉरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको MCQs कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।